हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग सॉलिबिलिटी स्टार्ट किए थे। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ लिए थे हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, गैस की सॉलिबिलिटी हम लोग देखेंगे लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है ना, लास्ट क्लास हम लोग सॉलिड पढ़ रहे थे। ठीक है ना, तो सॉलिड की सॉलिबिलिटी तीन चीज़ पर डिपेंड कर रही थी। हम लोग पढ़े थे एक तो नेचर पर डिपेंड कर रहा था कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे, वहाँ पर लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट था। और दूसरा था टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक है ना, उसकी इंथैल्पी पर डिपेंड कर रहा था कि इंथैल्पी इंडोथर्मिक होगा या फिर एक्सोथर्मिक होगा, उसके हिसाब से टेम्परेचर राइज या फिर फॉल करने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर रहा था। ठीक है ना, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं था सॉलिड वाले में। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट। लिक्विड सॉल्वेंट मतलब जनरली सॉल्वेंट यहाँ पर लिक्विड का मतलब वाटर ही रहेगा। ठीक है ना, सॉल्वेंट हम लोग का, गैस कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। ठीक है, देखिएगा किसी भी गैस की जो सॉलिबिलिटी है ना, वो तीन चीज पर डिपेंड करती है। एक तो नेचर ऑफ गैस पर, नेचर ऑफ गैस, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा प्रेशर। ठीक है, तो कोई भी गैस किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा, ठीक है ना, सॉल्युबल होगा, तो उसकी सॉलिबिलिटी तीन फैक्टर पर डिपेंड करती है। ये सब फैक्टर है। ठीक है ना, फैक्टर विच अफेक्ट द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड सॉल्वेंट। हेडिंग चाहे तो दे भी सकते हैं आप। ठीक है ना, तो तीन फैक्टर है, नेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर तो सॉलिड वाले में भी था। ठीक है ना, यहाँ पर नेचर ऑफ गैस समझिए। ऑलमोस्ट जितना भी गैस है ना, सब का सब सॉल्युबल है। ठीक है ना, किसी के एक्सटेंट होने मतलब डिसॉल्व होने का जो एक्सटेंट है, जो पावर है, ये डिफरेंट हो सकता है। मतलब कोई ज़्यादा डिसॉल्व होगा, कोई कम डिसॉल्व होगा। ठीक है ना, ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सारा गैस सॉल्युबल है। ठीक है, तो नेचर ऑफ गैस कैसे इफेक्ट करता है, इजिली लिक्विफाइबल गैस ज़्यादा सॉल्युबल होगा सॉल्वेंट के अंदर। इजिली लिक्विफाइबल का मतलब वैसा गैस जिसको आप आसानी से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल के बाद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है, NH3 है, HCl है, ठीक है ना, SO2 है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड है। ये dem ऐसा गैस है, ठीक है ना, जिसको आप आसानी से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा ना, ठीक है ना, उसको इतना आसान है डिसॉल्व करना। ठीक है, तो आप नेचर ऑफ गैस में लिख लीजिएगा कि इजिली लिक्विफाइबल गैस, easily liquefiable gas is generally more soluble in the solvent। ठीक है, ये सब ऐसा गैस है जिसको आप आसानी से ना लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा बहुत हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़े थे, क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में वहाँ पर। ठीक है ना, सर उधर नहीं जाएंगे डिस्कशन करने के लिए। ठीक है, तो जो गैस आसानी से चेंज हो सकता है लिक्विड के अंदर, उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे मान लीजिए कि हीलियम, इसको आप लिक्विड नहीं बना सकते आप आसानी से, इसकी सॉलिबिलिटी बहुत कम होगी। ठीक है ना, लेकिन कंपेरिजन करें तो कम होगी, तो वो गैस ज़्यादा सॉल्युबल आसानी से डिसॉल्व होगा। ठीक है ना, जिसका लिक्विफिकेशन लिक्विड में चेंज करने का जो प्रॉपर्टी है, जो आसानी से चेंज हो सकता है। ठीक है ना, बात किया टेम्परेचर की। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, तो लिखिए द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस in the liquid solvent, the solubility of gas in the liquid solvent is inversely proportional to the temperature. ठीक है, the solubility of gas in the liquid solvent is inversely proportional to the temperature। इसको लिखिए,
देखिए इसका मतलब क्या हुआ ना कि टेम्परेचर जितना कम होगा ना उस गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में आपको बता रहे थे कि 3.08 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन डिजोल्व होता है कहाँ पर, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है, कहाँ पर होता है, एट 293 केल्विन। ठीक है, तो इस टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं, पिछले क्लास में बताया था आपको। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर 100 सेंटीमीटर की वाटर के अंदर 3.08 ऑक्सीजन डिजोल्व है। ठीक है, और लास्ट क्लास बता रहे थे आपको कि ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो वाटर के अंदर डिजोल्व है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एक्वेटिक स्पीसीज। ठीक है, इनफ। लेकिन अब इस टेम्परेचर को बढ़ा दीजिएगा, बढ़ा दें अगर हम लोग, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। इस ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है इस वाटर के अंदर घट जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अगर टेम्परेचर घटा दें तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है। ठीक है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व है, CO2 डिजोल्व है, तो पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है वो। ठीक है ना, तो CO2 जो डिजोल्व है, तो आप जब टेम्परेचर लो रहेगा तो उस गैस की जो एक्सटेंट है डिजोल्व होने का उस वाटर के अंदर ज़्यादा है। जैसे आप 2 बोतल लीजिए कोल्ड ड्रिंक का, ठीक है ना, एक को ठंडा किया फ्रीज के अंदर, ठीक है, एक आपका नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ है। ठीक है, दोनों बोतल को आप ओपन कीजिए आप, कि जो ठंडा हो रखा था ना, जो बोतल जो फ्रीज में था उसके अंदर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा डिजोल्व हो चुका है। जैसे आप खोलते फिस करके एक आवाज़ भी आती है। ठीक है ना, लेकिन जो नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ था वहाँ से जो खोले वहाँ पर डिजोल्व तो है नहीं, जैसे ही खोलिएगा आप निकल के चल दिया वो बाहर, भागा। ठीक है ना, इसलिए हम लो टेम्परेचर पर रखते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी क्या हो, उस वाटर के अंदर बढ़ जाए। ठीक है, तो जितना टेम्परेचर कम होगा सॉल्युबिलिटी गैस की उतनी ज़्यादा होगी। तो टेम्परेचर के और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन कैसा, इन्वर्सली हो सकता है। क्लियर है? ठीक है ना, अब आइए प्रेशर। बात करें प्रेशर की, ठीक है ना, लिखिए द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in the liquid solvent, in the liquid solvent is directly proportional to the pressure, is directly proportional to the pressure, is directly proportional to the pressure। ठीक है, तो किसी गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, ठीक है ना, वो गैस उतना ज़्यादा सॉल्युबल है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो डिजोल्व किया था वो हाई प्रेशर पर डिजोल्व रहता है वहाँ पर। ठीक है ना, हम लोग का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm, उस बोतल के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक जहाँ पर है, ठीक है ना, उसमें हाई प्रेशर होता है। जैसे आप बोतल के नॉब को ओपन कीजिएगा ना, तो हुआ क्या कि जो हाई प्रेशर पे था, जैसे ही नॉब को ओपन किया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आएगा, तो प्रेशर लो होगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा और CO2 एस्केप कर जाएगा, वहाँ से शुरू कर देगा निकलना, वो बबल्स के फॉर्म में। देखा हो, जैसे आप नॉब को ओपन करते देखिए बबल्स के फॉर्म में दिखाई देता होगा वो आप निकलते हुए। ठीक है ना, और थोड़ा सा शेक वेक कर दीजिएगा तो 15 रुपये का कोल्ड ड्रिंक में 7.5 रुपये बचेगा आपका। ठीक है ना, खैर ये तो आप पर डिपेंड करता है कि शेक करके पीना, बिना शेक करके पीना। ठीक है ना, खैर देखिए ये कंडीशन है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, 3 कंडीशन पर डिपेंड करता है, 3 फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को अफेक्ट करता है। पहला नेचर ऑफ गैस, जो भी गैस जितना आसानी से लिक्विडिफाई हो सकता है वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है ना, और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी। ठीक है, 3 फैक्टर है, यहीं से आपका हेनरीज लॉ आएगा। ठीक है ना, इसको एक्सप्लेन करने वाले थे वही हेनरी। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर हम लोग ना हेनरी लॉ पढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, हटा देते इसको।
देखिएगा, हेनरीज ने दो तरह से डिफाइन किया था हम अपने स्टेटमेंट को, ठीक है ना। खैर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट अभी लिखा देंगे, पहले समझ लीजिए आप। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना। उस सपोज इस तरह का एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, पिस्टन है और यहाँ पर वाटर है, गैस मॉलिक्यूल सब, ठीक है ना। तो इस प्रेशर के ऊपर मान लेते हैं P1 प्रेशर है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ प्रेशर कितना लग रहा है, P1। तो इस प्रेशर के ऊपर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ गैस, ये बबल्स गैस है, ठीक है ना, और ये वाटर है। उस वाटर के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट गैस का डिजोल्व होगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इस पिस्टन को क्या कीजिए, अब प्रेशर लगाइए P2, मतलब P2 इज ग्रेटर देन P1, P2 इज ग्रेटर देन P1, मतलब प्रेशर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया हम लोग, इंक्रीज करा दिया, ठीक है। मान लीजिए पहले प्रेशर कुछ भी लगा रहे थे हम लोग, ठीक है ना, 1 atm 2 atm कुछ भी, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही मान लीजिए। अब प्रेशर को क्या करें, बढ़ा दिया हम लोग, ठीक है। तो होगा क्या, इस गैस के, इस लिक्विड के अंदर एक गैस का अमाउंट जो है ना इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि पिस्टन एक तो इस पोजीशन पे था, तो लिक्विड था, उसके अंदर गैस था, वो गैस जो अमाउंट डिजोल्व था लिक्विड के अंदर, कुछ भी रहा हो, ठीक है ना। अब क्या, पिस्टन को हम लोग थोड़ा नीचे ले आए, प्रेशर बढ़ा दिए, तो जाहिर सी बात है गैस कंप्रेस होगा, कंप्रेसिबल है, तो अमाउंट ऑफ जो गैस है वो लिक्विड के अंदर इंक्रीज कर जाएगा, डिजोल्व होने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर, तब कब तक डिजोल्व होगा ये, ठीक है ना। ये तब तक डिजोल्व हो जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर लेता। यहाँ पर भी क्या ना, इक्विलिब्रियम अटेन करेगा इस प्रेशर के ऊपर भी। जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ा कर लाए तो गैस का जो अमाउंट डिजोल्व होना शुरू करेगा, तब तक डिजोल्व होता है जब तक इक्विलिब्रियम अटेन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, जो गैस मॉलिक्यूल है, सपोज कीजिए कि ये गैस मॉलिक्यूल एक एंट्री किया यहाँ लिक्विड के अंदर, ठीक है, तो एक गैस मॉलिक्यूल यहाँ से एस्केप करके बाहर चला जाएगा, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो गैस जितना लिक्विड के अंदर एंट्री करेगा, एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिक्विड से कहाँ करेगा, एस्केप करके वापस चला जाएगा ऊपर, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो तब तक डिजोल्व होगा जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर लेता है, ठीक है। खैर इसने, हेनरीज ने डिफाइन कैसे किया, लिखा क्या कि जो अमाउंट ऑफ गैस है, जो मास है गैस का, मास ऑफ गैस डिजोल्व पर यूनिट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the partial pressure, is directly proportional to the partial pressure over the surface of the liquid। ये स्टेटमेंट था उसका, ठीक है ना। बाद में इसी के टाइम में एक साइंटिस्ट काम करते थे, कंटेम्पररी थे, डाल्टन। इनका एक लॉ ही पढ़ा होगा आपने, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, है ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। तो खैर दो तरह से डिफाइन किया इसने। एक तो लिखा कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम में जितना भी डिसॉल्व होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर के, ठीक है। आपके लिए दूसरा वाला स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप लिखिए, डेफिनेशन लिखिएगा। इसका अगर मैथमेटिकली चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को m मान लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिवाइड बाय v, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, p के। ये पहला स्टेटमेंट था इसका कि मास जो अमाउंट ऑफ गैस जो है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना डिजोल्व होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, पार्शियल प्रेशर के। तो आप चाहिए तो दोनों डेफिनेशन लिख लीजिए। पहला डेफिनेशन लिख लीजिए, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ गैस, सॉरी, द अमाउंट ऑफ गैस dissolve, the amount of gas dissolve per unit volume is directly proportional to the partial pressure on the surface of the liquid।
ठीक है, इसको लिख। तो वॉल्यूम को अगर यूनिट मान ले तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं क्या, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p। m क्या है, तो वही मास, अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, खैर ये पहला स्टेटमेंट था, ठीक है ना। फिर सब समझते इस बात को। अभी आपको थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे, ठीक है ना, कि सॉलिबिलिटी जो है किसी भी गैस की जो सॉलिबिलिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रेशर के। ठीक है, तो यहाँ प्रेशर P1 लग रहा था, तो जो भी अमाउंट यहाँ डिजोल्व होगा, कुछ भी डिजोल्व हो, ठीक है ना, प्रेशर को बढ़ा दिया हम लोग, P2 कर लिए प्रेशर को, P2 ग्रेटर देन P1 है। मान लीजिए यहाँ पर 1 atm प्रेशर लग रहा था, यहाँ पर 2 atm प्रेशर लग रहा है। तो जब प्रेशर हम लोग बढ़ा लिए तो जाहिर सी बात उस गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ गई। ठीक है ना, ठीक है। तो डिफाइंस ने किया कि जो अमाउंट ऑफ गैस जो डिजोल्व हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्शियल प्रेशर के। ठीक है, पार्शियल प्रेशर थोड़ी देर समझाएंगे आपको, ठीक है। नहीं, पहला स्टेटमेंट था। लिखिए सेकंड स्टेटमेंट, लिखिए सेकंड डेफिनेशन। देखिए द पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर of the gas the partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas. Is directly proportional to the mole fraction of the gas. Is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. ठीक है, तो पहले वाला रिलेशन था मास और पार्शियल प्रेशर के बीच। ठीक है ना, अभी वाला जो स्टेटमेंट लिखा है इसने, लिखा कि जो किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो अपने मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, अगर इसको मैथमेटिकली लिखे हम लोग, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखे मोल फ्रैक्शन किसके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। उसी स्टेट में जो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के था, अभी लिखा कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन के होगा। ठीक है, तो हेनरी का कहना था कि जब रिलेट कीजिए मास के कंपैरिजन से ज्यादा अच्छा है किससे रिलेट कीजिए आप, मोल फ्रैक्शन से। ये एक्सपेरिमेंटल भी है, ठीक है ना। इसने कहा कि आप मास को छोड़कर किससे रिलेट कर लीजिए, आप मोल फ्रैक्शन से रिलेट, मतलब किसी गैस का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उस गैस का पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा हो सोल्यूशन। ठीक है ना, अब देखिए ये P प्रोजेक्टिव को हटाने के लिए इसने एक कांस्टेंट यूज किया, क्या, केज। केज क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, या सिंपली आप हेनरीज कांस्टेंट ही बोल सकते हैं इसको आप, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, यार P क्या है, तो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। और ये xg क्या है, ये मोल फ्रैक्शन किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का। मोल फ्रैक्शन हम लोग सीखे कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। आपको अगर मोल फ्रैक्शन निकालने आता था फिर आपको ये हेनरी का जो न्यूमेरिकल्स है ना, ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, आपको दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, अब बात आती है कि कौन सा डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। ठीक है ना, आप सेकंड वाला ही डेफिनेशन लिखेंगे क्योंकि यही आपको ज़्यादा, क्योंकि मैथमेटिकल भी है। ठीक है ना, यहीं से न्यूमेरिकल वगैरह हम लोग बनाएंगे क्योंकि वहाँ पर मास के टर्म में था, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन के टर्म में है। और हेनरी ने अपनी स्टेटमेंट को फिर से करेक्ट किया, लिखा कि मास से ज़्यादा अच्छा है कि आप किसके टर्म में निकालिए, मोल फ्रैक्शन के टर्म में निकालेंगे इसको। ठीक है, तो आप लिख लीजिए पहले इसको।
देखिए, ठीक है, ठीक है, देखिए अब समझिए यहाँ बात को। देखिए ये बेसिक फॉर्मूला हम लोग पास आ गया, पार्शियल प्रेशर केज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। कोई भी गैस यहाँ पर हो सकता है आपके पास, ठीक है ना। तो देखिए मोल फ्रैक्शन का अपना कोई यूनिट तो है नहीं, पहले भी पढ़े थे हम लोग, ठीक है ना, जब बेसिक क्लास चल रहा था हम लोग का। मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस है, तो पार्शियल प्रेशर का जो यूनिट होगा वही केज का यूनिट होगा, यू कहिए जो केज का यूनिट होगा वही पार्शियल प्रेशर का यूनिट होगा, ठीक है। रही बात पार्शियल प्रेशर के लिए, ठीक है ना, प्रेशर का यूनिट जो है कई सारे, किसी में आप सकते हैं एटीएम में हम लोग, ठीक है ना, टॉर में, एमएम/एचजी में, बार में मेजर कर सकते हैं, पास्कल में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक यूनिट सब है जो आपको जनरली प्रेशर के टर्म में दिया रहेगा। अगर जब पूछा तो ठीक है, नहीं अगर दे रखा डेटा तो इसी टर्म पांचों में से किसी न किसी चीज़ में देगा, ठीक है ना। कभी कभी सेंटीमीटर एचजी में भी देता है, तो खैर चेंज हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये एटीएम, टॉर, एमएचजी, बार और पास्कल, ठीक है ना, ये प्रेशर का यूनिट है। केच आपको पहले से लेके क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और सारा खेल मोल फ्रैक्शन का है। मोल फ्रैक्शन आपको निकालने अगर आएगा तो फिर ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं करेगा वो न्यूमेरिकल, लेकिन मोल फ्रैक्शन में प्रॉब्लम है तो फिर दिक्कत करेगा आपको, ठीक है ना। लिख लीजिए पहले आप। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं क्या ना, हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय केज, लिख सकते हैं ना, है ना। मोल फ्रैक्शन बराबर लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय केज लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा देखिए थोड़ी देर पहले ही बता था आपको। देखिए मोल फ्रैक्शन जो है ना सॉल्युबिलिटी है, ठीक है ना। गैस के अंदर जो गैस जो है ना किसी लिक्विड के अंदर जो डिसॉल्व हुआ है यही इसकी सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी और केज में कैसा रिलेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। मतलब क्या हुआ कि किसी गैस का केज जितना ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा, मिनिमम होगा। जैसे आपको एग्जांपल बताएं, देखिए एट 293 केल्विन, ठीक है, केज फॉर हीलियम, एग्जैक्टली डेटा हमको याद नहीं है, ठीक है ना, शायद 144 होता है, शायद ऐसे पॉइंट में कुछ हो सकता है, आगे तो हो सकता है, ठीक है ना। हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। इसी तरह केज फॉर N2 ये 76 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है ना, देख लेंगे शायद कितना होता है, ठीक है ना, 76 पॉइंट शायद 48 होता है शायद, ठीक है ना, किलोग्राम में है। अब आपसे पूछता है कि अगर हीलियम और नाइट्रोजन के अंदर ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, ठीक है, तो आप इस डेटा से पता देखिए सॉल्युबिलिटी और केज में कैसा रिलेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन, है ना। मतलब केस ज्यादा होगा तो सॉल्युबल का मतलब केस ज्यादा किसका, हीलियम का, मतलब हीलियम जो है ये लेस सॉल्युबल एज कंपेयर टू N2, कहां पर 293 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। 2016 सीबीएसई शायद, ठीक है ना, 2016 या 17 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 16, ठीक है ना। पूछा क्या सीबीएसई बोर्ड के दो गैस है, ठीक है ना, ए एंड बी, लिखा कि ए इज मोर सॉल्युबल, ठीक है ना, गैस ए, ठीक है, गैस इज मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू गैस बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पूछा क्या कि which of the two gas having higher value of kH,
एंड वाई पूछा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का पूछा हुआ, देखिए, ठीक है ना। पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, गैस ए जो है ना ज्यादा सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू किससे, गैस बी से। ए की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है और बी की सॉल्युबिलिटी क्या है, क्वेश्चन लिखा कि कम है। कहाँ पर था, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है ना। आप इसमें से पूछ रहा है कि गैस है और गैस में से किसका केज का वैल्यू हायर होगा और क्यों होगा बताइए, ठीक है। तो आप देखिएगा ए ज्यादा सॉल्युबल है, तो सॉल्युबिलिटी जिसके ज्यादा उसका केज क्या आएगा, कम आएगा, है ना। ए ज्यादा सॉल्युबल है तो केज का वैल्यू कम होगा, इसका मतलब बी का केज का वैल्यू ज्यादा होगा। तो आंसर क्या लिख सकते हैं इसका हम लोग, higher value of kH, B having higher value of kH, higher value of B का वैल्यू kH का क्या होगा, ज्यादा होगा। रीजन क्या, क्योंकि सॉल्युबिलिटी और kH कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन दोनों के अंदर, ठीक है ना। जो ज्यादा सॉल्युबल होगा उसका kH कम होगा, जो लेस सॉल्युबल उसका kH ज्यादा होगा। या ऐसा ही पूछ सकता है, जहां पर kH का वैल्यू आपसे दे तो पूछेगा बताइए कौन ज्यादा सॉल्युबल है, क्लियर बात, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन का ही है, देखिए छोटी छोटी चीज सब पूछता है एकदम, ठीक है ना। अब आइए लिख लीजिए पहले आप, अब देखिए देखिए पीछे भी हम लोग पढ़ रहे थे कि सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर पर रहे थे अभी हम लोग, ठीक है, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, केएच के। इसका मतलब ये है कि केएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, समझ बात आई कि नहीं। इस सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल केएच और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी टेम्परेचर, तो केएच और टेम्परेचर के बीच अगर रिलेशन निकालेंगे तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। मतलब टेम्परेचर को बढ़ा दे तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। आपको एग्जांपल बताए हम, जैसे KH for N2 and KH for N2, ठीक है। ये 76.48 किलो बार होता शायद, ठीक है ना, और 88.84 किलो बार होता है शायद, ठीक है ना। देख लीजिएगा आप, डेटा वेटा याद करने की जरूरत नहीं किसी का, सब ठीक है ना, आपको लिखा रहेगा, आपको एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है ना। ये जो टेम्परेचर है यहाँ पर 293 केल्विन टेम्परेचर था, और ये जो केएच का वैल्यू है ये 303 केल्विन पे है, ठीक है ना। टेम्परेचर देखिए वही नाइट्रोजन है और सॉल्वेंट यहाँ वाटर ही होगा, ठीक है ना। हम लोग का स्पेसिफाई है, ठीक है ना, फिक्स है, ठीक है ना। वाटर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्वेंट। तो टेम्परेचर 293 केल्विन में सॉल्युबिलिटी जो केएच का वैल्यू 76.48, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज किया 293 से 303, देखिए केएच का वैल्यू भी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो आप यहाँ से भी आ सकते हैं या थियोरेटिकली आ सकते हैं, तो आप डेटा के हेल्प से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, कि किसकी का केस ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो जिसका केस ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, ठीक है ना। और सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इनवर्सली, फिर तो इसका मतलब केएच और टेम्परेचर में डायरेक्टली जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे केएच का वैल्यू भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्लियर, लिख लीजिए यहाँ तक आप। अच्छा एक चीज यहाँ से आप नोट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये कि देखिए सॉल्युबिलिटी इनवर्सली में टेम्परेचर के है, इसका मतलब टेम्परेचर जितना कम होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, कि आपके पास कोल्ड वाटर है, ठीक है ना, कोल्ड वाटर, एक जगह वार्म वाटर है आपके पास, ठीक है। एक्वेटिक स्पीसीज जो है किस वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, कोल्ड वाटर में या फिर वार्म वाटर में, ठीक है। तो कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम होगा, जाहिर सी बात है, तो गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। जब गैस ज़्यादा सॉल्युबल होगा, जैसे ऑक्सीजन गैस वहाँ पर डिजॉल्व, इसी के थ्रू तो वो लोग वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब एक्वेटिक स्पीसीज कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू वार्म वाटर। मतलब आपको
कंटेनर एक सपोज कीजिए ठंडा पानी का कंटेनर है बड़ा सा, ठीक है ना, गर्म पानी हॉट वाटर या वार्म वाटर का कंटेनर है, मछली है, उसको ठंडे पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा या फिर वार्म वाटर में कंफर्टेबल फील होगा, इसलिए कि टेम्परेचर जब कम होगा तो जाहिर सी बात है सॉल्युबिलिटी गैस की ज़्यादा होगी। तो जहाँ ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर है, वहाँ पर टेम्परेचर कम है, मिनिमम है, ठीक है। जब कम टेम्परेचर पर गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर एक्वेटिक स्पीसीज ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। तो आप नोट करके लिख लीजिएगा कि लिख लीजिए, नोट करके ऐसे कि एक्वेटिक स्पीसीज is more comfortable in cold water. Aquatic species is more comfortable in cold water as compared to warm water. ठीक है ना। कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि एक्वेटिक स्पीसीज के लिए कौन सा वाटर ज़्यादा प्रेफर है, तो कोल्ड वाटर में ज़्यादा अच्छा से रहेगा या फिर वार्म वाटर के अंदर, तो कोल्ड वाटर, क्योंकि वहाँ पर गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो देखिए जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, पी है ना, पढ़े हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है ना, किसके बीच पार्शियल प्रेशर, पी पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना, और किसके बीच एक्स जी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बीच, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो देख रहे थे अभी हम लोग पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ही किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, है ना। तो यहीं से रिलेशन लेकर के आए थे हम लोग। जाहिर सी बात है डायरेक्टली रिलेशन का ग्राफ ऐसे ही पढ़े हैं बचपन से, है ना। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा ना, स्लोप इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा ये किसके बीच के बराबर होगा, केज के बराबर होगा, ठीक है। कैसे है समझ लीजिए, देखिए मान लीजिए ये थीटा एंगल फॉर्म करके, ठीक है ना। तो स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा, है ना, ठीक है। tan थीटा किसके बराबर, p बाई p, है ना। तो ये p पार्शियल प्रेशर, b मोल फ्रैक्शन, ठीक है, गैस का मोल फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो देखिए इस फॉर्मूले को p बाई x कीजिए, ठीक है ना, क्या आएगा, केज के बराबर आएगा, ठीक है। बस इसलिए डायरेक्ट लिख दिया, स्लोप किसके बराबर आएगा, केज के बराबर आएगा। आपसे पूछ लेगा कुछ कि ग्राफ जो है प्लॉट किया गया है पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, ठीक है ना, कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ ग्राफ प्लॉट किया गया है, वो पार्शियल प्रेशर और हेनरीज लॉ के बीच, मोल फ्रैक्शन के बीच प्लॉट किया गया है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है ना, ग्राफ का स्लोप क्या आएगा, तो केज के बराबर आएगा। आप ऐसे निकाल सकते, नहीं तो आप याद रखिए डायरेक्ट ये स्लोप। जाहिर सी बात है 3 टर्म है, पी एक्स जी, तो क्या बचा आपके पास, केज ही बचा आपके पास, ठीक है। हेनरीज कांस्टेंट कहिए या हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, कि हेनरीज लॉ में जो ग्राफ प्लॉट करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है ना, और मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के बीच, तो स्लोप किसके बराबर आएगा, ठीक है, लिख लिया आपने। देखिएगा कुछ न्यूमेरिकल से, ठीक है ना। अब देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का ही है, ये अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या है इसमें, ठीक है ना। पेज नंबर 40 पे, ठीक है, 40 पे क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट कितना है, 4 है 6 है पता नहीं, ठीक है ना, 2.4 है, ठीक है। ये सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ठीक है ना। फिर भी आप देख लीजिए कैसा है, डेटा हम आपको लिख रहे हैं, आप देख लीजिएगा बुक में क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है कि इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, ठीक है ना, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2
गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है ना। मास ऑफ वाटर दे रखा है 1 लीटर, ठीक है। मिलीमोल्स ऑफ N2 निकालना हम लोगों को, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मार्क है। मिलीमोल्स का मतलब समझ लेना, मोल्स जितना आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बन जाएगा मिलीमोल्स में। जैसे केजी है, केजी को ग्राम बनाना है तो केजी हम लोग का बड़ा यूनिट है, ग्राम हम लोग का छोटा यूनिट है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेम चीज, मोल्स बड़ा यूनिट है, मिलीमोल्स छोटा यूनिट है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले मोल्स निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, जो भी आएगा। मास ऑफ वाटर दे रखा है, ठीक है ना, मास ऑफ वाटर 1 लीटर दिया है, ठीक है ना। वाटर के केस में मास का वैल्यू बराबर होता है, ठीक है ना। आप 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं इसको, 1 kg भी लिख सकते हैं इसको आप, ठीक है ना, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 होती है ना। डेंसिटी बराबर क्या है, मास बाई वॉल्यूम होता है। डेंसिटी 1 है तो मास और वॉल्यूम बराबर हो जाएगा आपके पास, है ना। तो 1 लीटर का मतलब 1 kg भी है, ठीक है। तो 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। अब देखिए और क्या डेटा दिया है ये, assume that N2 exert a partial pressure 0.987 बार, ठीक है ना। लिखा है कि पार्शियल प्रेशर जो है ये 987 बार है, ठीक है ना। हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है कितना, 76.48 किलो बार। केज दे रखा है कहाँ पर, 76.48 किलो बार, ठीक है ना, एट 293 केल्विन। हम भी थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे आपको कि 293 केल्विन पे इतना होता है इसका, ठीक है ना। खैर चलिए, सारा डेटा हो गया, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हम लोग पास क्या है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, देखिएगा हेनरीज लॉ के मुताबिक जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े, पार्शियल प्रेशर बराबर क्या, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। गैस कौन है, N2, तो ये पार्शियल प्रेशर भी N2 का ही होगा, ठीक है ना। ये पार्शियल प्रेशर किसका होगा, N2 का, ठीक है। तो KH मालूम है, पार्शियल प्रेशर मालूम है, क्या निकाल सकते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं ना। देखिए ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 बराबर क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 डिवाइड बाय KH, है ना। तो KH भी N2 का ही है, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना, 0.987, ठीक है ना, डिवाइड बाई KH 76.48, ठीक है। अब देखिए ये बार में किसमें, किलो बार, तो आप किलो बार को क्या कीजिए, चेंज कर लीजिए बार में, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। हम लोग को मोल्स फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब देखिए नाउ मोल फ्रैक्शन बराबर क्या लिख सकते हैं, N2 बराबर क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, है ना, H2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करके ले आइए, ठीक है ना, कितना होता आता है। फिर उसके बाद देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन को यहाँ पर ना बहुत छोटा वैल्यू आएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर निगलेक्ट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 को, क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट आएगा, ठीक है ना। आप सॉल्व कीजिएगा इसको, पता नहीं एग्जैक्टली हमको डेटा याद है नहीं है, ठीक है ना, देखना पड़ेगा, लगता है शायद कितना आता है, 1.29 इंटू 10 to the power -5, ठीक है ना, ये आता है। ये इतना छोटा सा वैल्यू देख रहे हैं, -5 पावर में, अगर आप इसमें जोड़ भी लीजिएगा सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स में, तो कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है। अब देखिए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना, 1.29 इंटू 10 to the power -5, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 को छोड़ दीजिए आप। अब वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो मास कितना 1000, है ना। अब मोलर मास कितना 18 है, ठीक है। अब देखिए कितना आएगा, 1.29 इंटू 10 to the power -5 बराबर कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाई 55.55 आएगा ना, समझे कि नहीं बात को। ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल के लाए, तो मास, वाटर का मास और वाटर का मोलर मास, वाटर का मोलर मास कितना 18 आता है, H2, है ना, कई बार पहले भी निकाल चुके हम लोग, ठीक है। डिवाइड बाई 55.55 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकालना हम लोग को,
इन दोनों क्रॉस कर लीजिए 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.55 इतना का मोल्स आ जाएगा हम लोग के पास। जितना भी मोल्स आएगा ठीक है ना, उसको आप क्या कीजिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये मिली मोल्स आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। क्या बात, आप देख लीजिए मल्टीप्लाई करो, जो भी आता है वो आपका आंसर है, ठीक है, लिख लीजिए बेटा। ठीक है ना, फिर समझिए बात को, देखिए नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ N2 निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को, ठीक है ना। तो पहले मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे और जो मोल्स निकल के आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, मिलीमोल्स आ जाएगा हम लोग के पास। तो मास ऑफ वाटर 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब 1 kg होगा, उसका मतलब 1000 ग्राम होगा, ठीक है ना। और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 दे रखा है, KH फॉर N2 दे रखा है, इतना है, ठीक है ना। तो पार्शियल प्रेशर मालूम, KH मालूम, तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 को निकल गया हम लोग पास, ठीक है ना। देख लीजिएगा कितना आता है सॉल्व करके, ठीक है ना। और मोल फ्रैक्शन तो यूनिट लेस, तो कोई यूनिट की यहाँ पर जरूरत नहीं है हम लोगों को। इस मोल फ्रैक्शन को यहाँ पुट कर दिए, ठीक है ना। इस N2 को निगलेक्ट कर लिया हम लोग, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के ही बराबर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत छोटा वैल्यू है ये 1.29 इंटू 10⁻⁵, नहीं भी निगलेक्ट कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको कैलकुलेशन का 2-3 स्टेप थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर दोनों N2 को ना आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 को सेम साइड लाना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, जिसमें एक क्वेश्चन आपको याद होगा मोल फ्रैक्शन वाले में और मोलालिटी में जब रिलेशन हम लोग निकाल रहे थे तब, ठीक है ना। वहाँ पर हम लोग का 9.8 आंसर आता है क्वेश्चन का, देखिएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम निगलेक्ट नहीं किए थे, ठीक है ना। नहीं भी कीजिए तो कोई दिक्कत है, बस कैलकुलेशन का आपके पास 2-3-4 स्टेप बढ़ जाएगा। फिलहाल निगलेक्ट करने में भलाई है क्योंकि बहुत छोटा वैल्यू है ये, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करके हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करके ले आए, और जितना नंबर ऑफ मोल्स आएगा उसको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये NCERT का 2.4 था, ठीक है ना, पेज नंबर 40 पर होगा। और देखिए क्वेश्चन और है NCERT का, पेज नंबर 41 पे है, क्वेश्चन नंबर 2.6 है, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2.6 जो है ना, ये अनसॉल्व है, ठीक है ना, सॉल्व नहीं किया हुआ, ये पहले वाला सॉल्व था। ये लिखा है कि H2 गैस इज अ टॉक्सिक गैस विथ रॉटन एग स्मेल इज यूज टू क्वांटिटी एनालिसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ H2 वाटर STP इतना, ठीक है ना। कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। देखिएगा इसमें जो है मोलालिटी दे रखा है, मोलालिटी 0.195 शायद दे रखा है, शायद 0.195, ठीक है ना। हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालना है, ठीक है ना, ठीक है। देखिए कहाँ पे निकालना है, STP के ऊपर, ठीक है ना। देखिए एट STP को जो पार्शियल प्रेशर होगा ना, इसका वैल्यू फिक्स है, ठीक है, 0.987 बार पार्शियल प्रेशर। तो पहले तो मोलालिटी के हेल्प से हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग के पास हेनरीज लॉ का क्या है, P = KH × Xg है ना। तो KH निकालना है, P तो पार्शियल प्रेशर हम लोग को STP पर याद रखना पड़ेगा, ये डेटा आपको, ठीक है ना। दिया नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको STP पर ये वैल्यू होता है 0.987 बार, ठीक है। और मोलालिटी दे रखा था, मोलालिटी के हेल्प से हम लोग क्या निकाल के लाएंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल के लाएंगे, किसका, मोलालिटी ऑफ H2S दे रखा है, ठीक है ना, मोलालिटी ऑफ H2S, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन H2S का फाइंड आउट करके लाएंगे हम लोग। देखिए कैसे, 0.195 मोलालिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स 0.195 मोल ऑफ सॉल्यूट H2S, ठीक है ना। मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन? H2। अंडरस्टूड है। गैस की सॉल्विटी हम लोग वाटर के अंदर ही पढ़ रहे हैं, हम लोग सिलेबस में, ठीक है ना। हाँ, लिखता तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। ये लाइन आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए अब आप। मोलालिटी का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। मतलब मोलालिटी का जो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, क्या था हम लोग पास, x/w इंटू y इन kg, ठीक ना। x/w नंबर ऑफ मोल्स है, तो 0.195। y मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 1 है ना। y मास ऑफ सॉल्वेंट 1 और सॉल्वेंट 1 kg का मतलब 1000 ग्राम है। क्लियर है, तो डेफिनेशन को यूज़ किया गया है, ठीक है। अब आइए सॉल्वेंट कौन? वाटर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। 1000 डिवाइड बाई 18 कितना, 55.55। देखिए तो पीछा ही नहीं छोड़ता, हर जगह घूम घाम के चला आता है ना, ठीक है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें? मोल फ्रैक्शन गैस का चाहिए, गैस को हम लोग पास H2S है ना। तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, है ना। x इज इक्वल टू Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb, यही पढ़ते हैं हम लोग। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S कितना है, यही सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स तो यही है, ठीक है, 0.195 है ना। ये 0.195 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कहाँ निकाले हम लोग, 55.55, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जितना आता है उतना मोल फ्रैक्शन आएगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, ठीक है। हेनरीज लॉ क्या है, तो पढ़े हम लोग क्या, P इक्वल टू KH इंटू एक्स, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, गैस यही H2S हमारे पास है, अब चाहिए तो यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। KH चाहिए हम लोग को, KH बराबर क्या लिख सकते हैं, P डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन, ठीक है। P कितना 0.987, STP वैल्यू है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन कितना निकाल के लाए, जो यहाँ से निकाल के लाइएगा पुट कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से जो लाइएगा निकाल के इसको पुट कर दीजिएगा तो आपका KH का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। किस में आएगा, बार में ही आएगा, क्योंकि हम लोग का पार्शियल प्रेशर भी बार में ही है, और मोल फ्रैक्शन का तो अपना कोई यूनिट है नहीं। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना, लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना कितना है बता दे रहा आपको हम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो बना लीजिएगा आप, पेज नंबर इसी पेज नंबर पे, ठीक है ना। 2.6 है, 2.7 बना लीजिएगा, ठीक है। 2.7 और 2.35 ये पेज नंबर 41 पे है, ठीक है ना, और ये पेज नंबर 61 पे है। नई वाली बुक में 1-2 पेज आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना, तो आप देख लीजिए किस पेज नंबर पे है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जस्ट इसके नीचे ही है, इन टेस्ट क्वेश्चन है 2.7 और 2.35 पेज नंबर 61 पे है, ठीक है ना। अब बना लेंगे इसको। अच्छा एक चीज़ और बता दे रहे हैं, कभी कभी यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, प्रेशर के। जैसे क्वेश्चन नंबर 2.7 में क्या है ना, यूनिट सेम नहीं दिया है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। देखिए इसे बता दे रहे आपको, आप नोट करके इसको लिख लीजिए आप। 1 ATM इक्वल टू 760 टॉर होता है, ठीक है ना। 1 ATM को 760 mHg होता है, ठीक है ना। 1 ATM इक्वल टू 1.01325 बार होता है, 1.01325 पास्कल होता है, सब 1 ATM का वैल्यू, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं इस 2.7 में यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिएगा किस में चेंज करना है, ठीक है ना। आप अपनी सहूलत से जिसमें भी आप चेंज करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर एक यूनिट जो है पास्कल में दिया है और एक यूनिट शायद ATM में दिया है, ठीक है ना। तो आप या तो पास्कल को ATM में चेंज कर लीजिए या फिर ATM को पास्कल में चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। सब 1 ATM बराबर इतना टॉर, 1 ATM बराबर इतना mHg, 1 ATM बराबर इतना बार, 1 ATM बराबर इतना पास्कल।
या फिर इसको आप शॉर्ट करके ऐसे भी लिख सकते हैं 1.01 325 × 10⁵ ठीक है ना। अब शॉर्ट में बहुत लेस तो 1 भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना, बहुत जल्दी कैलकुलेशन आपको करना अगर है तब, ठीक है ना, क्लियर बात। और बना लीजिएगा इसको आप, ठीक है ना। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ है, ठीक है, दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद छोड़ते हैं, लिख लीजिए इसको आप। ठीक है, लिखिए एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ लिखिएगा। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ छोड़ दे, क्या वो ज़्यादा लंबा हो रहा है क्या? 50 मिनट हो गया, ठीक है, रहने दीजिए। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ पढ़ेंगे लोग, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन और असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 8 होगा, ठीक है ना, ये बना देंगे आप, ठीक है। थैंक यू।